राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे डीम्ड डिग्री के बारे में। डीम्ड डिग्री को और नामों से भी जाना जाता है, मानद डिग्री, सम डिग्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। डीम्ड डिग्री क्या होता है? डीम्ड डिग्री हम किसे कहते हैं? डीम्ड डिग्री बनाए जाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, किन मामलों में डीम्ड डिग्री दिया गया जजमेंट डीम्ड डिग्री कहलाती है, इसी पे हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल पर यदि नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। हमारे यहाँ पीसीजी, एपीओएचजीएस एवं विधि से जुड़ी हुई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। जिस किसी बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी उसे सुविधा हो क्लास ज्वाइन करना है, वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है और अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। हम लोग चर्चा करेंगे डीम्ड डिग्री। डिग्री पे चर्चा विधिवत किया जा चुका है, इस पे मैंने वीडियो एक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे डीम्ड डिग्री। डीम्ड डिग्री क्या होती है? तो डीम्ड डिग्री की पहली चीज समझिए कि डीम्ड डिग्री का उल्लेख स्पष्ट तौर से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में नहीं किया गया, यानी पूरे सीपीसी में कहीं भी डीम्ड डिग्री का उल्लेख नहीं किया गया, किसी भी धारा में, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी रूल में। लेकिन ये निकल के कहां से आता है डीम्ड डिग्री? तो डिग्री की जो डिफिनीशन है धारा 2 का खंड 2, ठीक है, डिग्री की जो डिफिनीशन है धारा 2 का खंड 2, उसी से ये डीम्ड डिग्री निकल के आती है। क्योंकि धारा 2 में डिग्री की परिभाषा दी गई है 2(2) में, और डिग्री की जो परिभाषा है उस परिभाषा में नीचे कुछ चीजें उसमें और शामिल की गई है, यानी कहा गया ये भी डिग्री माना जाएगा। तो माना जाएगा, डिग्री नहीं है लेकिन उसे माना जाएगा। तो उसको मानने से पहले हम लोग डिग्री की परिभाषा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिग्री की परिभाषा के अकॉर्डिंग किसी भी वाद में न्यायालय ने कोई औपचारिक एवं अभिव्यक्त रूप से ऐसा निर्णय दिया हो जो पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त किन्हीं या सभी विषयों पर उनके अधिकारों का निश्चय रूप से अवधारण किया गया, यानी कोई वाद हो, न्यायालय ने उसमें कोई निर्णय पास किया हो, ऐसा निर्णय औपचारिक एवं अभिव्यक्ति रूप से किया गया हो, ऐसा निर्णय पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त, जिस विषय को लेकर विवाद है वो चाहे किसी एक विवादित बिंदु पर या एक से अधिक विवादित बिंदु पर उनके अधिकारों का अवधारण किया गया हो, और ऐसा अवधारण निश्चायक रूप से हो। निश्चायक का मतलब होता है ऑन मेरिट, गुणावगुण के आधार पे सुनवाई किया गया हो, यानी मेरिट के आधार पे सुनवाई किया गया हो, अर्थात दोनों पक्षकारों को सुना गया हो। उसमें अगर बिना सुने कोई जजमेंट पास कर दिया गया, जिसे हम एक पक्षीय जजमेंट कहते हैं, एक्स पार्टी ऑर्डर कहते हैं, तो एक्स पार्टी ऑर्डर जनरली डिग्री की शर्तें पूरी नहीं करते हैं। ये जो एक्स पार्टी ऑर्डर होता है वो डिग्री की जो शर्तें हैं उनको पूरा नहीं कर रही है, फिर भी उसे भी डिग्री माना जाता है। तो डिग्री की परिभाषा के लिए क्या क्या जरूरी है? कोई वाद हो, उसमें न्यायालय ने कोई निर्णय दिया हो, न्यायालय का निर्णय औपचारिक एवं अभिव्यक्ति रूप से हो, ऐसा निर्णय पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त सभी या किन्हीं विषयों पर किया गया हो, और ऐसा निर्णय निश्चायक रूप से दिया गया हो, यानी अब उस मामले में कोई सुनवाई न रह गई हो। जिस बिंदु पे जजमेंट दिया गया उस बिंदु पे विवाद खत्म हो चुका हो, मामले का भले पूर्ण रूप से निपटारा ना हुआ हो, लेकिन जिस बिंदु पे सुनवाई किया गया वो बिंदु अब सुनवाई के दायरे से खत्म हो चुका हो, या मामले का पूर्ण रूप से ही सुनवाई कर दिया गया हो। लेकिन पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद जजमेंट आया हो, अगर बिना पक्षकार को सुने मामले में जजमेंट पास कर दिया गया तो वो डिग्री की शर्तों को पूरा करने वाला जजमेंट नहीं है। तो इस तरह से डिग्री की परिभाषा कहां दी गई है? धारा 2(2) में, कि न्यायालय के द्वारा कोई ऐसा प्रारूपिक एवं अभिव्यक्त रूप से न्याय निर्णय जो किसी वाद में जो विवादग्रस्त पक्षकारों के मध्य किन्हीं या सभी विषयों पे उनके अधिकारों को लेकर के अंतिम रूप से जो है निर्धारण किया गया हो या उनके अंतिम रूप से उसका अवधारण किया गया हो, उसे ही डिग्री कहते हैं। ये प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी, इतनी बात डिग्री की परिभाषा में लिखी हुई है, यानी धारा 2(2) में लिखी हुई है।
तो उसी में ये भी बताया गया कि डिक्री प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। इसका मतलब है कि डिक्री के लिए क्या क्या शर्तें हों, कोई वाद हो, न्यायालय का कोई निर्णय हो, निर्णय प्रारूपिक एवं अभिव्यक्ति रूप से हो, ऐसा निर्णय विवादग्रस्त विषयों पर उनमें से किसी एक या एक से अधिक विषयों पे हो, और उस विवाद का अवधारण अंतिम रूप से किया गया हो, निश्चायक रूप से किया गया हो। ये मैं डिक्री की परिभाषा को बहुत अच्छे से इसके पहले की वीडियो में मैं समझा चुका हूं, आप वहां जाकर के प्लेलिस्ट में डिक्री की परिभाषा को समझ सकते हैं। डिटेल में वहां मैंने बताया है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को भी बताया है। तो डीम्ड डिक्री वो डिक्री होती है जो डिक्री के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं डिक्री के, उन पांचों में से सभी पांचों एलिमेंट्स अगर किसी भी जजमेंट में सिविल मामले में पूरा हो रहा है तो वो भी डिक्री कहलाएगा। यानी कोर्ट का कोई भी जजमेंट सिविल मामले में, यानी वाद में, जो उन 5 शर्तों के साथ दिया गया हो, अगर वो 5 शर्तें पूरी हो रही हैं किसी भी सिविल मामले में, कोई भी जजमेंट हो, तो वो डिक्री कहलाएगा, ऑर्डर नहीं कहलाएगा। लेकिन यदि 5 शर्तों में से कोई भी एक शर्त, डिक्री के लिए जो 5 शर्तें बताई गई हैं, उन 5 शर्तों में से वो 5 शर्तें कौन सी हैं, डिक्री की परिभाषा में मैंने स्पष्ट तौर से बताया है। यानी उन 5 शर्तों में से कोई भी शर्त अगर किसी भी सिविल कोर्ट के जजमेंट में पूरा नहीं हो रहा है तो वो जजमेंट डिक्री नहीं कहलाएगा बल्कि ऑर्डर कहलाएगा। ठीक, लेकिन धारा 2.2 की डिफिनीशन में ही लिख दिया गया है कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के तहत किसी प्रश्न का अवधारण किया जाना, भले वो जजमेंट डिक्री के 5 तत्वों को पूरा नहीं कर रहा फिर भी उसे डिक्री माना जाएगा। तो जब डिक्री की शर्तों को नहीं पूरा कर रहा है, आदेश 7 नियम 11 जो वाद पत्र की नामंजूरी के आधार बताए गए हैं, या धारा 144 के तहत किसी प्रश्न का अवधारण के रूप में दिया गया कोई जजमेंट, ये डिक्री की शर्तों को नहीं पूरा कर रहे हैं फिर भी इन्हें डिक्री बना दिया गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, डीम्ड डिक्री कहेंगे। ठीक, तो एक तरह से डिक्री की परिभाषा में ही डीम्ड डिक्री का उल्लेख किया गया है, लेकिन वो प्रत्यक्ष तौर से नहीं, अप्रत्यक्ष तौर से, यानी डायरेक्ट रूप में नहीं, इनडायरेक्टली किया गया है। तो ये आपने समझ लिया कि डीम्ड डिक्री का उल्लेख कहां किया गया है, धारा 2.2 में ही किया गया, लेकिन इनडायरेक्टली किया गया, डायरेक्टली नहीं किया गया, क्योंकि 2 प्रोविजन वहां डाले गए हैं जो डिक्री की शर्तें नहीं पूरा करते थे फिर भी उन्हें डिक्री बनाना था, इसीलिए उसे वहां लिख दिया गया है। 2 और भी प्रोविजन वहां लिखे गए हैं, ठीक है, कि कोई भी न्यायालय का ऐसा आदेश जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती नहीं, कोई ऐसा अपील जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, या व्यतिक्रम के कारण खारिज का कोई आदेश, ये डिक्री नहीं है। तो जिसे डिक्री नहीं बनाना था उसे लिख दिया गया, जिसे डिक्री बनाना था उसे जिसे डिक्री बनाना था उसे लिख दिया गया, जिसे नहीं बनाना था उसको भी लिख दिया गया, मतलब दृष्टांत के तौर पे। आइए इधर डिक्री, तो डीम्ड डिक्री का मतलब क्या है, कि डीम्ड डिक्री का मतलब होता है कि ऐसा कोई न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय जो डिक्री की शर्तों को पूरा नहीं करता है फिर भी उसे डिक्री बनाया गया है, उसे डीम्ड डिक्री कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि न्यायालय के द्वारा दिया गया सिविल मामले में कोई ऐसा न्याय निर्णय जो डिक्री की औपचारिक शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है फिर भी उसे डिक्री बनाया गया है, उसे हम डीम्ड डिक्री कहते हैं। तो डीम्ड डिक्री का मतलब मान लिया जाना, समझ लिया जाना, ठीक है। डीम्ड मतलब होता है समझा जाना या मान लिया जाना, जो डिक्री की शर्त को नहीं पूरा करा फिर भी उसे डिक्री मान लिया गया, तो उसे डीम्ड डिक्री कहते हैं। यानी ऐसा न्याय निर्णय कोर्ट का जो डिक्री की शर्तों को नहीं पूरा करता तो डिक्री नहीं कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, लेकिन उसे डिक्री बनाना था इसलिए लिख दिया गया कि ये डिक्री है। तो वो कैसी डिक्री है, क्योंकि डिक्री की शर्तों को तो नहीं पूरा करता फिर भी वो डिक्री है, तो उसे हम डीम्ड डिक्री कहते हैं। जैसे किसी चीज को मान लेना कि ये सही है तो मान लेने को डीम्ड कहा जाता है। जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हमारे यहाँ चल रही है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे नहीं होती है लेकिन उनको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है, इसलिए उन्हें मान लिया जाता है कि वो भी डीम्ड वो भी विश्वविद्यालय है। तो डीम्ड डिग्री क्यों माना जाता है, उसका रीजन क्या है। डीम्ड डिग्री माने जाने का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि उस जजमेंट को अपील योग्य बनाना था, इसीलिए उसे डीम्ड डिग्री माना गया। ये प्रमुख रीजन ये है कि कोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट जो अपील योग्य तो नहीं है लेकिन उसे अपील योग्य बनाना था, इसीलिए उसे डिग्री की श्रेणी में डाल दिया गया, जिसे हम डीम्ड डिग्री कहते हैं।
क्योंकि वो डिक्री की शर्तों को पूरा नहीं कर सकते। केवल हम डिक्री नहीं कहेंगे, मान लिया गया डिक्री, इसलिए उसे हम डीम्ड डिक्री कहेंगे। तो मुख्यतः अपील के प्रयोजन के लिए किसी भी ऑर्डर को डीम्ड डिक्री की श्रेणी में रखा गया है, जिससे उसकी अपील की जा सके। क्योंकि जो ऑर्डर होते हैं जनरली वो अपील योग्य नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्डर हैं जिनकी अपील होती है लेकिन उनकी सेकंड अपील नहीं हो सकती। लेकिन जो डिक्री होती है सामान्यतः हर डिक्री की अपील होती है, और जरूरत पड़ने पर उसकी सेकंड अपील भी होती है। तो इसलिए और जब भी कोई डीम्ड डिक्री मान लिया जाएगा तो धारा 96 के तहत उसकी अपील हो जाएगी। ठीक, अब कुछ दृष्टांत के रूप में मैं दिखा रहा हूं कि इसे डीम्ड डिक्री माना गया है। आदेश 7 नियम 11, आदेश 7 नियम 11 के तहत जो वाद पत्र को खारिज करने का आदेश किया जाता है, नामंजूर करने का आदेश दिया जाता है, तो वाद पत्र की नामंजूरी का दिया गया आदेश जो है डीम्ड डिक्री माना जाता है। आदेश 21 नियम 58 के तहत जो कोर्ट के द्वारा जो है ऑर्डर पास किया जाता है वो भी डीम्ड डिक्री है। ये क्या है? रूल 58 ऑर्डर 28 का ये ऑर्डर 21 का जो रूल 58 है, इसमें जब डिक्री के निष्पादन में किसी स्थावर संपत्ति को किसी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाता है और वो संपत्ति उस जजमेंट डेप्टर से भिन्न किसी व्यक्ति की आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को यानी थर्ड पर्सन को उस पर ऑब्जेक्शन करने का राइट होता है। तो थर्ड पर्सन जब इस पे ऑब्जेक्शन करता है तो उस ऑब्जेक्शन पे कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट डिक्री कहलाती है। तो ये है आदेश 21 नियम 58। उसके बाद आदेश 21 नियम 98, आदेश 21 नियम 100 के तहत कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट डिक्री कहलाता है। धारा 144 के तहत कोर्ट के द्वारा किसी प्रश्न का अवधारण किया जाना भी डिक्री कहलाता है। धारा 144 बहुत महत्वपूर्ण है, धारा और आदेश 7 नियम 11 ये दो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इन दोनों का उल्लेख धारा 2 की उपधारा 2 मतलब धारा 2 के खंड 2 में ही कर दिया गया है। उसके बाद एसआरए की धारा 28 के तहत दिया गया आदेश। एसआरए की धारा 28 में क्या होता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत किसी अचल संपत्ति को विक्रय कराया जाता है या उसको पट्टे पे दिया जाता है। अगर विक्रय या पट्टे पे कराए जाने के बाद विक्रेता या पट्टाकर्ता को उसका मूल्य नहीं चुकाया जाता है निर्धारित समय के भीतर, तब वो ऐसे सेल को या ऐसे पट्टे को कैंसिल करा सकते हैं, खारिज करा सकते हैं। तो खारिज कराने का जो आदेश दिया जाता है धारा 28 में, वो ऑर्डर जजमेंट वो ऑर्डर या वो जजमेंट जो है ऑर्डर होता है, लेकिन उसे भी डिक्री माना गया है। तो एसआरए की धारा 28 के तहत न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश भी डिक्री कहलाता है। तो ये डिक्री के जो है दृष्टांत में कोई अंतिम लिस्ट नहीं है। यानी ये डिक्री कौन सी डिक्री? डीम्ड डिक्री, यानी इन रूल्स या सेक्शन के तहत दिया गया न्यायालय के द्वारा आदेश डीम्ड डिक्री कहलाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण आदेश 7 नियम 11 है और धारा 144। तो डीम्ड डिक्री जरा फिर से एक बार समझिए। डीम्ड डिक्री का मतलब होता है ऐसी न्यायालय के द्वारा किसी ऐसा न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति जो औपचारिक रूप से यानी जो एक फॉर्मल तरीके से डिक्री की शर्तों को नहीं पूरा करता है, फिर भी उसे डिक्री मान लिया गया है, उसे हम डीम्ड डिक्री कहते हैं। यानी कोर्ट के द्वारा दिया गया ऐसा न्याय निर्णय जो डिक्री की शर्तों को पूरा नहीं करता है, फिर भी उसे डिक्री समझा गया है, मान लिया गया है, उसे हम डीम्ड डिक्री कहते हैं। तो डीम्ड डिक्री इनडायरेक्टली धारा 2 के खंड 2 में ही इंडिकेट किया गया है। इनका ऑब्जेक्ट क्या है? अपील योग्य बनाने के उद्देश्य से प्रमुख तौर से जो है जजमेंट को डीम्ड डिक्री की श्रेणी में डाला गया है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि जिससे उसकी अपील की जा सके, फर्स्ट अपील भी सेकंड अपील भी की जा सके। क्योंकि जो ऑर्डर होते हैं वो अपील योग्य जनरली नहीं होते हैं, और कुछ एक ऑर्डर जो अपील योग्य हैं भी उनकी सेकंड अपील नहीं होती है। तो इस तरह से आपने समझा डीम्ड डिक्री या मानद डिक्री या सम डिक्री क्या होती है। ये आपके मुख्य परीक्षा में, ठीक है, एकेडमिक एग्जाम में हर जगह पूछा जाता है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। यहाँ से ये प्रश्न डीम्ड डिक्री का उल्लेख कहाँ किया गया है, डीम्ड डिक्री किसे कहते हैं, डीम्ड डिक्री का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों किसी जजमेंट को डीम्ड डिक्री बनाया जाता है। तो तीनों पे मैंने चर्चा कर लिया। ठीक है, आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, वीडियो को एक से अधिक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे डिक्री एवं ऑर्डर में क्या अंतर होता है, प्रारंभिक डिक्री अंतिम डिक्री में क्या अंतर होता है। इस पे भी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा।